मूवी की स्टार्टिंग में हम 8-10 साल के कुछ छोटे लड़कों को देखते हैं। ये सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे जो विंटर के मौसम में किसी नदी के किनारे नाइट कैंपेन कर रहे थे। ये चारों लड़के एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में भी हम एक दूसरे के दोस्त ऐसे ही बने रहेंगे। इसके बाद कहानी में यहाँ से 35 साल बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि वो सारे छोटे लड़के अब तक काफी बड़े हो चुके थे और शादी वादी करके अपनी अच्छी खासी फैमिली भी बना चुके हैं। इनमें से एक का नाम है शॉन, जो फिलहाल इस शहर का एक माना जाना डॉक्टर है और अपनी वाइफ और बेटी के साथ लेविश जिंदगी गुजार रहा है। उसकी वाइफ जूलिया अपनी बेटी को लेकर थोड़ा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है और जूलिया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो शॉन से उसकी शिकायत करते हुए कहती है कि हमें अपनी बेटी पर नजर रखना चाहिए, लेकिन शॉन उसे समझाते हुए कहता है कि अब वो 20 साल की हो चुकी है तो उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन जूलिया के कुछ ज्यादा ही फोर्स करने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा कि वो फिलहाल इन चक्करों में ना पड़े। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम शॉन के एक चाइल्डहुड फ्रेंड पार्क और उसकी फैमिली को देख पाते हैं। पार्क और उसकी वाइफ सारा के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर नहीं आती। पार्क अपनी वाइफ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता और सारा भी उससे थोड़ा डरा डरा सा ही नजर आती है। ये दोनों रेडी होकर कहीं जाने की तैयारी में लगे हुए थे। इसके बाद हम शॉन के एक और चाइल्डहुड फ्रेंड जून और उसकी वाइफ को देखते हैं। जून के मुकाबले उसकी वाइफ ज्यादा यंग और रिच है और इन दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग नजर आती है। फिर अगले सीन में हम पार्क और जून को उनकी वाइफ के साथ शॉन के घर पर देखते हैं। ये सभी लोग आपस में काफी अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं और इस नए घर को खरीदने की खुशी में शॉन ने इन सबको आज डिनर के लिए इनवाइट किया है। डिनर शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम था तो जूलिया सारा को अपने बेडरूम का इंटीरियर दिखाने लगती है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। सारा उसके घर के साथ साथ जूलिया की भी काफी तारीफ करती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी हो। इसी बीच शॉन का वो चौथा चाइल्डहुड फ्रेंड टाइसुक भी यहाँ पर आ जाता है। टाइसुक का अभी कुछ साल पहले ही अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए वो आज यहाँ अकेला ही आया है। इसके बाद ये सब किचन में जाकर काफी सारी बातें करने लगते हैं और इनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि ये सब एक दूसरे से काफी पहले से टच में हैं और इसी वजह से इन सब के बीच काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। फिर कुछ ही देर में ये सब डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए और भी बातें करने लगते हैं। बचपन में इन चारों का एक और दोस्त हुआ करता था तो शॉन पार्क से उसके बारे में पूछता है। पार्क बताता है कि अभी कुछ महीनों पहले ही उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया और तब से वो किसी के भी टच में नहीं है। सारा इसके पीछे की वजह बताते हुए कहती है कि शादीशुदा होने के बाद भी उसका अपने से किसी आधी उम्र की लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। जून कहता है कि वो आदमी काफी ज्यादा लापरवाह था जो अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड के कॉल और मैसेज भी डिलीट नहीं करता था और इसी वजह से उसकी वाइफ ने उसे आसानी से पकड़ लिया। जूलिया कहती है कि मोबाइल फोन्स एक खतरनाक चीज है जो हमारे अपनों से भी ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं। ना जाने कितने ऐसे सीक्रेट हैं जो हम सबसे छुपा के रखते हैं, लेकिन हमारे फोन को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। तो सही मायने में देखा जाए तो मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी के ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं। यही सब बोलते हुए जूलिया के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहती है कि क्यों ना आज हम सब मिलकर एक नए तरह का गेम खेलें। इसके लिए आने वाले कुछ घंटों तक हम सभी को अपना फोन इस टेबल पर रखना होगा और फिर जितने भी कॉल और मैसेजेस इन फोन्स में आएंगे वो एक दूसरे को दिखाना होगा। यहाँ तक कि कॉल पर भी किसी से बात करते समय उसे लाउड स्पीकर पर रखना है ताकि बाकी लोग उसे सुन सकें। इन सारे मर्दों को ये खेल थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन लेडीज गैंग इस एडवेंचर के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। तो एक एक करके इन सभी को ये गेम खेलने के लिए अपने अपने फोन टेबल पर रखने पड़ते हैं। पार्क तो इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर वो मना करता तो लाजमी है कि उसकी वाइफ सारा उस पर शक करने लगती। खैर, इन सभी का ये अजीबोगरीब गेम चालू हो चुका था और ये फिर से डिनर करते हुए ढेर सारी बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में टाइसुक के फोन पर एक कॉल आता है। इस कॉल के दूसरी तरफ उसके फादर थे। टाइसुक उनको बताना चाहता था कि फिलहाल ये फोन हैंड फ्री है, तो वो ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे उसे शर्मिंदा होने पड़े। लेकिन तभी ये सब लोग उसे टोकते हुए कहते हैं कि ये इस गेम के रूल्स के खिलाफ है। टाइसुक अपने फादर को बताता है कि वो फिलहाल अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे वो चाइल्डहुड फ्रेंड बिल्कुल निकम्मे हैं। अगर तुमने बचपन में उन लोगों के साथ अपना समय खराब नहीं किया होता तो आज तुम भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते। उसके फादर की ये बातें मजाक में लेते हुए ये सभी लोग हंसने लगते हैं और इन बाप बेटों के बीच की ये छोटी सी बातचीत कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे रही थी कि इस खेल की वजह से आगे तो और भी बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। फिर कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही अपने चाइल्डहुड के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। इसी बीच एक नई डिश को गर्म करने के लिए शॉन और पार्क किचन में जाते हैं। यहाँ शॉन पार्क को बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के फ्रॉड में फंसकर उसने अपनी मेहनत के 2 करोड़ रुपए गवा दिए। पार्क की बात सुनकर काफी शॉक होता है और उससे पूछता है कि तुम अब इन पैसों की रिकवरी कैसे करोगे। शॉन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि इन पैसों की रिकवरी कैसे होगी, लेकिन तुम्हारे अलावा ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बात मेरी वाइफ को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद ये लोग वापस डिनर टेबल पर आकर फिर से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। असल में ये एक अलग तरह की डिनर पार्टी है जो काफी घंटों तक चलती है। इस दौरान ये लोग खाते पीते तो कम है, लेकिन बातें काफी ज्यादा करते हैं।
थोड़ा बहुत समय यहाँ बिताने के बाद ये सब लोग एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस ब्रेक के दौरान भी इन लोगों का फोन उसी टेबल पर ही रहेगा। पार्क अपने दोस्त टाइसुक को चुपके से एक खोखचे में लेकर जाता है और उससे कहता है कि इस अजीबोगरीब खेल की वजह से मैं थोड़ा फंस चुका हूँ, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टाइसुक उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है। पार्क कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। वैसे तो हम दोनों के बीच किसी तरह का कोई अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर रात 10 बजे अपनी एक न्यूड फोटो मुझे भेजा करती है। सोचो अगर मेरी वाइफ ने वो मैसेज देख लिया तो जाहिर है कि घर में बवाल हो जाएगा। टाइसुक कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। पार्क कहता है कि तुम्हारा और मेरा फोन बिल्कुल एक जैसा ही है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ घंटों के लिए हम अपने फोन की अदला बदली कर लें, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो मैसेज तुम्हारे फोन पर आया है। और वैसे भी तुम तो फिलहाल सिंगल ही हो, तो तुम्हारी लाइफ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले तो टाइसुक उसकी बात पर राजी नहीं होता, लेकिन पार्क के कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद ये सब लोग एक बार फिर से उस डिनर टेबल पर इकट्ठा होते हैं। इसी बीच पार्क की वाइफ सारा के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। अपनी बेटी सारा के मुंह से जूलिया और इस पार्टी के बारे में सुनते ही सारा की माँ कहने लगती है कि अच्छा ये वही जूलिया है ना जो हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती है। तुम तो कह रही थी कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसकी पार्टी में भी नहीं जाना चाहती, तो फिर तुम उस डिनर पार्टी में क्या करने गई हो। अब जाहिर सी बात है कि सारा की माँ को तो ये बात पता नहीं थी कि फिलहाल ये फोन हैंड फ्री है, और इसी वजह से उसने इन मेहमानों के सामने अपनी बेटी की लंका लगा दी। खैर काफी सारी बुराइयां करने के बाद आखिरकार ये फोन कट होता है, और अब सारा इतनी शर्मिंदा थी कि वो जूलिया से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। खैर थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ फिर से नॉर्मल हो जाता है, और इसी बीच यहाँ जून के नंबर पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज असल में उसकी मैनेजर का था, जिसमें लिखा था कि कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो टाइम मिलते ही मुझे कॉल करो। यहाँ सभी चाहते थे कि जून उसे कॉल करके फोन को हैंड फ्री करे, लेकिन जून की वाइफ किम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। इसलिए वो कहती है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हस्बैंड की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से पता है, तो जाहिर है कि उसने किसी काम के सिलसिले में ही मैसेज किया होगा। वो जून से कहती है कि इस डिनर पार्टी के खत्म होने के बाद ही तुम उसे कॉल करके बात करना। जूलिया ये देखकर थोड़ा हैरान होती है कि जून की वाइफ उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। इसी दौरान टाइसुक के फोन में अलार्म बजता है, तो वो तुरंत ही अपने चेयर से उठकर 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने लगता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर पार्क टाइसुक और अपने फोन की अदला बदली कर लेता है। फिर ऐसे ही कुछ देर तक ये लोग इधर उधर की बातें करते हुए मस्ती करते रहते हैं, और जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजते हैं वैसे ही पार्क के फोन पर एक टेलीग्राम मैसेज आता है। लेकिन पार्क और टाइसुक के फोन अब आपस में बदल चुके थे, तो जाहिर है कि इन लोगों की नजर में तो ये मैसेज टाइसुक के फोन में आया था। इस फोटो को वो डाउनलोड करके देखता है कि 25 साल की किसी लड़की ने अपनी एक बड़ी ही वल्गर टाइप की फोटो भेज रखी है। टाइसुक इन लोगों को ये फोटो नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इस खेल के नियमों की वजह से उसे यहाँ बैठे इन सारे लोगों को अपना ये मैसेज दिखाना ही पड़ता है। अब क्योंकि टाइसुक एक सिंगल आदमी है, तो फिलहाल इस चीज से उसकी लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो उसे झूठ मूठ ही इन लोगों के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यही वो उसकी नई गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करने के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह से फोन की अदला बदली की वजह से पार्क की तो लंका लगते लगते बच जाती है। लेकिन अभी भी इस डिनर पार्टी को खत्म होने में 1.5-2 घंटे का समय बचा है, तो आगे भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी थे। फिर थोड़ी देर बाद टाइसुक के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये फोन तो असल में पार्क के पास था, तो उसकी वाइफ सारा उससे इस मैसेज के बारे में पूछती है। पार्क कहता है कि ये मेरा कलीग है जो अक्सर रात को दारू पीने के बाद इस तरह के मैसेज किया करता है। तो सारा कहती है कि तुम उसे रिप्लाई करके बता दो कि आज रात तुम अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में हो। लेकिन टाइसुक ये नहीं चाहता था कि पार्क उसके फोन से रिप्लाई करे, इसलिए वो फोर्सफुली उनको समझाने लगता है कि इस डिनर के दौरान किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना किया जाए। आखिर में सब उसकी बात मान लेते हैं और पार्क इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद ये सब लोग ब्रेक लेकर बालकनी पर टहलने के लिए आते हैं। कुछ देर तक यहाँ बातें करने के बाद इन लोगों को एक ग्रुप सेल्फी लेने का आइडिया आता है। तो जब जून की वाइफ किम अपने फोन से ये फोटो खींचने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। जून को यह देखकर काफी गुस्सा आता है कि अभी भी उसकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के टच में है। तो उसकी तसल्ली के लिए किम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके इस फोन को स्पीकर पर डालती है। लेकिन इन दोनों की बातचीत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों फिलहाल टच में हैं, बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही कभी कभी उसे नए नए नंबरों से मैसेज किया करता है। खैर इस कॉल के बाद जून और उसके वाइफ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। 10-15 मिनट बाद अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए ये सब लोग एक बार फिर से जाकर उस डिनर टेबल पर बैठते हैं। थोड़ी देर में शॉन के नंबर पर उसकी बेटी का कॉल आता है। शॉन की बेटी उससे पूछती है कि क्या वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बाहर रुक सकती है। शॉन कहता है कि एक फादर होने के नाते मैं तुम्हें ये कैसे अलाउ कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस आ जाना चाहिए। तो उसकी बेटी कहती है कि डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो बोला था कि आपको ये मेरा नया बॉयफ्रेंड पसंद है और मैं जब चाहूँ बाहर उसके साथ घूमने के लिए जा सकती हूँ, बस तुम्हारी मॉम को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। इन दोनों बाप बेटी की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉन को हैरानी से देखने लगते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा झटका तो उसकी वाइफ जूलिया को लगा था, क्योंकि उसे ये बात आज ही पता लगी कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी के ये बॉयफ्रेंड बाजी वाले चक्कर में छुप छुप के पूरा साथ देता है।
इस कॉल के कट होने के बाद वो जूलिया से इसके लिए माफी मांगता है और अपने दोस्तों से कहता है कि बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं, इसलिए कई बार हमें अपना मन मारते हुए उनकी फीलिंग्स को भी समझना पड़ता है। फिर इधर उधर की कुछ बातें करके ये लोग माहौल को थोड़ा शांत करते हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से टाइसुक के फोन पर उस आदमी का मैसेज आता है। अब क्योंकि ये फोन फिलहाल पार्क के पास था, तो उसकी वाइफ सारा इस मैसेज को पढ़कर कहती है कि ये आदमी तुम्हें गालियां क्यों दे रहा है। पार्क और टाइसुक किसी तरह इस बात को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी इस नंबर पर कॉल कर देता है। तो इस खेल के नियमों के मुताबिक पार्क को ये कॉल रिसीव करके फोन को हैंड फ्री करना पड़ता है। ये कॉल रिसीव होते ही सामने वाला आदमी चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, तुमने तो कहा था कि तुम अपने घर पर रहोगे, लेकिन फिलहाल तुम दूसरे मर्दों के साथ पार्टी कर रहे हो। इस कॉल से हमें पता चलता है कि टाइसुक एक गे है और कॉल पर ये जो आदमी था वो असल में टाइसुक का ही पार्टनर है। ये सारी बातें सुनने के बाद टाइसुक के अलावा यहाँ मौजूद हर शख्स पार्क को घूर घूर के देखने लगता है और उसकी वाइफ सारा तो अपना सारा दबा हुआ गुस्सा उसके ऊपर उतारने लगती है। वो पार्क से कहती है कि यही वजह है कि पिछले इतने सालों से तुम मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। पार्क अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि अगर वो एक गे होता तो आखिर कैसे उसकी शादी के बाद 3 बच्चे पैदा हो चुके होते, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी उसकी वाइफ मानने को तैयार ही नहीं होती और इन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। पार्क अब इस खेल से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो इसे छोड़कर तुरंत यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त समझा बुझाकर किसी तरह इन दोनों को रोक लेते हैं। सारा इतने गुस्से में थी कि वो बालकनी में जाकर स्मोक करने लगती है। इधर बाकी लोग अभी भी उस डिनर टेबल के आसपास ही मौजूद थे। इसी बीच जून के फोन पर एक कॉल आता है, तो जूलिया उसे इशारे में फोन को स्पीकर पर डालने को कहती है। ये कॉल असल में एक ज्वेलरी शॉप से आया था और सामने वाला आदमी कहता है कि सर, आपने जो ईयर रिंग्स ऑर्डर किए थे वो तैयार हो चुके हैं, तो आप जब भी चाहें उसे रिसीव करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। इस कॉल के कट होने के बाद जब वो अपनी वाइफ किम के पास जाता है तो वो जून से पूछती है कि वो आदमी किस तरह की ईयर रिंग्स की बात कर रहा था। जून कहता है कि असल में मैंने तुम्हारे लिए ही ईयर रिंग्स बनवाए थे। तो किम कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें अच्छे से पता है कि ना तो मैं ईयर रिंग्स पहनती हूँ और ना ही मेरे कान छिदे हैं। जून उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच की बहस बढ़ती ही चली आती है। इसी बीच जून के नंबर पर एक बार फिर से कॉल आता है। ये नंबर किसी आदमी के नाम से सेव था, लेकिन फिलहाल किम इतने गुस्से में थी कि अब वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। वो तुरंत ही ये फोन लेकर जून के पास जाती है और उससे बात करने को कहती है, लेकिन वो अभी भी इस कॉल को रिसीव करने के मूड में नहीं था। तो गुस्से में किम इस कॉल को रिसीव करके फोन को स्पीकर पर डाल देती है। कॉल के दूसरी तरफ जून की मैनेजर थी, जो काफी घबराई हुई थी। वो बताती है कि कुछ रूटीन चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल गई थी और वहां उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो इससे पहले कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, जून की मदद से उसे अबॉर्शन करवाना होगा। अब तक इस खेल में जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सब छोटे मोटे स्कैम थे, लेकिन जून ने तो अपनी मैनेजर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कांड किया है। तो जाहिर से बात है कि इस सच्चाई को जानकर किम के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। गुस्से में वो अपने आप को एक वॉशरूम में जाकर बंद कर लेती है। इधर जूलिया को भी अब ये रियलाइज होने लगा था कि इस खेल को शुरू करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। किम को संभालने के लिए सारा उसके पास जाकर उसे हिम्मत देने लगती है, लेकिन इसी बीच पार्क वहां पहुंचकर सारा को उसके फोन का एक मैसेज दिखाते हुए कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों घर चलकर इस बारे में बात करें। असल में सारा एक पार्ट टाइम ब्लॉगर है जो अपने ब्लॉग पेज पर काफी सारी पोइट्रीज डालती रहती है। सारा अपनी सफाई में कहती है कि ये मेरे ब्लॉग पेज का कोई फॉलोअर है और एक फैन होने के नाते ही मैं कभी कभी उससे बात कर लिया करती हूँ। पार्क गुस्से में कहता है कि ये किस तरह का फैन है जो तुमसे तुम्हारे अंडरवियर का कलर पूछ रहा है। कुछ देर तक तो सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आखिरकार उसका गुस्सा भी फूटी पड़ता है। वो पार्क पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे इग्नोरेंस की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हमारी शादी के कुछ सालों बाद ही तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में कम होता चला गया और तुमने मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चे और घर संभालने में ही लगा दी। ये सब कुछ बताते हुए सारा काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी आगे की बातों से हमें पता चलता है कि वो और पार्क पति पत्नी होते हुए भी पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे और इन्हीं सब बातों ने सारा को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रखा था। वो कहती है कि मैंने सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ही दूसरों से बातें करी, लेकिन मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ कोई अफेयर नहीं है। इसके बाद सारा यहाँ से अकेले ही घर चली जाती है। फिर टाइसुक अपने दोस्तों के सामने एक्सेप्ट करता है कि पार्क नहीं बल्कि वो खुद एक गे है, इसलिए कोई भी अपने दिमाग में पार्क को लेकर गलतफहमी ना पाले, और इसी वजह से टाइसुक और उसकी वाइफ के बीच डाइवोर्स हुआ था। पार्क कहता है कि मैं इस घर में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही गे बना और मैंने महसूस किया कि इस सच्चाई के साथ किसी के लिए भी जीना कितना मुश्किल होता है। शॉन कहता है कि आज की रात यहाँ चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम सब ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। इसी बीच जून की वाइफ किम भी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका है। फिर बारी बारी से ये सभी मेहमान इस घर से चले जाते हैं और फिलहाल इस घर में शॉन और उसकी वाइफ जूलिया ही बचे थे। यहाँ सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ये सभी लोग एक दूसरे के साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि मानो उस घर में कुछ हुआ ही ना हो, जो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि इन सभी ने एक दूसरे को माफ कर दिया है।
जूलिया शॉन से कहती है कि इस तरह के खेल को शुरू करना उसकी गलती थी और अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा है। शॉन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हर कोई किसी न किसी रूप में गलतियां कर ही रहा है, तो इसीलिए हमें इस तरह के गेम्स खेल के किसी दूसरे की जिंदगी में भूचाल लाने से बचना चाहिए। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि किसी भी इंसान की 3 तरह की लाइफ होती है, जिसमें से एक होती है उसकी पब्लिक लाइफ, जिसमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो पूरी दुनिया को पता होता है। दूसरी होती है उसकी पर्सनल लाइफ, जिसके बारे में उसकी फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ लव्ड वंस को ही पता होता है। लेकिन तीसरी होती है उसकी सीक्रेट लाइफ, जिसके बारे में सिर्फ वही इंसान जानता है और वो किसी भी कीमत पर अपनी सीक्रेट लाइफ को दुनिया से छुपाना चाहता है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगर आपने अब तक इस कहानी को ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना। और सवाल कुछ ऐसा है कि उस घर में चल रही डिनर पार्टी में उन 7 लोगों में वो कौन सा शख्स था जिसका उस पूरे गेम के दौरान कहीं भी कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं हुआ, और क्या ये महज एक इत्तेफाक था या सोची समझी खुरापात? इसके ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।